दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी रिफ्यूजी लड़की की है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती है, जिसे मजबूरी और बुरे हालात के चलते अपने पिता से भी ज्यादा उम्र के एक बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ती है। और जब उस जवान लड़की और बूढ़े आदमी का रिश्ता समाज के सामने आता है तो उनका परिवार और समाज उनके साथ क्या करता है, आइए इस कहानी में जानते हैं। ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है जो सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के पेशावर से होती है, जहाँ पर हम हाजी मुश्ताक को देखते हैं, जिसकी उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है। वो शांत, धार्मिक और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। उसने कभी शादी नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में गुजार दी। वो रहने वाला लाहौर का है, लेकिन पेशावर में एक मस्जिद में सेवा करता है और वहीं पर रहता है। हाजी एक ठेले पर काबली पुलाव खा रहा था। वो उसे खाकर उस आदमी से पूछने लगा कि आखिर इसे काबली पुलाव क्यों कहते हैं। उस आदमी ने बताया कि मैं अफगानिस्तान से हूँ। इससे पहले काबुल में बादशाहों के महल में बनाया जाता था। जब से उनकी बादशाही चली गई, तब से ये पकवान भी दर बदर हम गरीबों के पास आ गया। और फिर हम शाम को देखते हैं कि मस्जिद में काबली पुलाव वाला आदमी उन सब से कहता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं शहर कुंदूज अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ। लड़ाई की वजह से मैं अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। मेरे परिवार में मेरा भाई है जो अपाहिज है और एक मेरी विधवा बहन जिसका शौहर बम धमाके में शहीद हो गया। मैं एक गरीब मस्कीन मुसाफिर हूँ। मेरा ना कोई कौम है, ना ही कोई कबीला, ना कोई दोस्त, ना ही दुश्मन। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कोई बंदा खुदा आगे बढ़कर मेरी इस जिम्मेवारी को इज्जत से पूरा करने में मेरी मदद करे। मतलब कि कोई ऐसा शख्स उन्हें मिल जाए जो उसकी बहन से शादी कर सके। वो सब अब्दुल्ला से कहते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। और हाजी तो इन कामों में सबसे आगे है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया और सारा पैसा अपने परिवार पर ही खर्च किया। वो हर पल गरीबों की मदद करने में लगा रहता है। अगले ही दिन हाजी अपने दोस्त के पास गया। दरअसल उसने अपने दोस्त के पास कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। उनमें से वो कुछ पैसे ले लेता है और उससे कहता है ये बाकी के पैसे अब तुम्हारे ही हैं। हाजी का कपड़ों का कारोबार था और उसने अपना कारोबार अपने छोटे भाई को सौंप दिया और दोनों बहनों को उनका हिस्सा भी दे दिया। उसके दोस्त का कहना है कि आपको कारोबार की जरूरत नहीं है, लेकिन कारोबार को आपकी जरूरत है। इस पूरे मार्केट में आपसे ज्यादा कपड़े की पहचान किसी को नहीं है। लेकिन हाजी अपने काम पर वापस नहीं मुड़ सकता। वो अल्लाह के करम से दूसरों की सेवा पर निकला है। वहाँ से हाजी अब्दुल्ला के ठेले पर जाता है। उसने पूछा, तुम्हारी बहन के लिए कोई लड़का मिला या नहीं? उसने कहा कि मैंने भी अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी अकेली ही पूरी की और किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया, उल्टा दिया है। तुम्हारी बहन के लिए कोई लड़का मिला या नहीं? अब्दुल्ला ने कहा कि आजी साहब, हमारी कहाँ ऐसी किस्मत। हमारे सर पर तो रहने के लिए छत भी नहीं है। आप चलें मेरे साथ, मैं आपको अपना गरीब खाना दिखाता हूँ। अब्दुल्ला हाजी को लेकर अपने घर पर गया। वो घर तो सिर्फ कहने को ही था, बस चारों तरफ पुरानी फटी हुई चादरें लगी हुई थी। और ये है अब्दुल्ला का छोटा भाई गुलरेज। उसका भाई एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक दिन उसको किसी की नजर लग गई जब वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया और बारूदी सुरंग पर उसका पैर आ गया और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। और तब से ये इसी कुर्सी में दफन हो गया। लेकिन मेरी बहन बारबीना चाहती है कि उसका भाई दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। अब्दुल्ला के परिवार की कहानी सुनकर हाजी इमोशनल हो गया। अब हाजी के पास पैसे तो थे, लेकिन इतने नहीं थे जितनी कि अब्दुल्ला को जरूरत है। इसलिए वो फिर से अपने दोस्त के पास जाता है और 2 लाख की रकम वो पूरी करता है और जाकर अब्दुल्ला को दे देता है। अब्दुल्ला ने वो पैसे तो ले लिए, लेकिन अब वो अपने ऊपर इन पैसों का कर्ज समझता है। और फिर हाजी के साथ रहने वाला एक लड़का उसके पास आकर बोलता है कि आपने उस फैमिली की पैसों की मदद तो कर दी, यदि आप उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दिलवा दें तो मेरी मजबूरी का भी कोई हल हो जाएगा। लेकिन हाजी को लगता है कि शायद वो लड़की कभी शादी नहीं करेगी,
कुछ देर के बाद हाजी को उसकी भतीजी का कॉल आता है। दरअसल उसके छोटे बेटे के सारे बच्चे हाजी को अपने पिता से बढ़कर मानते हैं और उसे बेहद प्यार करते हैं। इसलिए उसका कहना है कि मेरी मंगनी में यदि आप ना आए तो मैं अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगी और किसी के सामने नहीं आऊंगी जब तक कि आप मुझे आवाज नहीं दे देते। हाजी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और फिर हाजी अपने घर लाहौर जाने के लिए पैकिंग करने लग जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तभी अब्दुल्ला अपनी बहन बारबीना को लेकर वहां आ जाता है। अब्दुल्ला ने उसे बताया कि बारबीना के मरे हुए पति का छोटा भाई यहाँ आया है और वो जबरदस्ती बारबीना से शादी करना चाहता है और वो बहुत ही जालिम इंसान है। उसने शाम तक का वक्त दिया है और कहा है कि पूरी तैयारी रखना, मैं काजी लेकर आ ही रहा हूँ। सामने खड़ा अली बारबीना से कहने लगा कि खातून, मुझ में क्या कमी है, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, अच्छा खाता कमाता हूँ, आप मुझसे निकाह करके उस जालिम आदमी से बच सकती हैं। तब उसके भाई अब्दुल्ला ने बताया कि बारबीना सिर्फ हाजी साहब से शादी करना चाहती है, उनके अलावा वो किसी और से निकाह नहीं करेगी। हाजी मुश्ताक बड़े ही मुश्किल में पड़ गया कि आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर हाजी को समझाया गया कि इस निकाह के पीछे कोई शारीरिक इरादा नहीं है, बल्कि सिर्फ इंसानियत और रहम दिली है। और फिर बारबीना और हाजी मुश्ताक की शादी हो जाती है। अब हाजी को जल्द से जल्द अपने घर लाहौर पहुंचना है और वो बारबीना को यहाँ भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अपने साथ उसे ले जाता है। अब बारबीना को उर्दू बोलनी भी नहीं आती और ना ही हाजी को अफगानी भाषा समझ आती है, लेकिन उसका ड्राइवर थोड़ी बहुत अफगानी जानता है, इसलिए वो रास्ते भर बारबीना जो कुछ भी कहती है उसे बताते जाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुश्किल तो अब आने वाली है कि आखिर हाजी अपना और बारबीना का रिश्ता अपने परिवार वालों से कैसे छिपाएगा और किस तरह उसे अपने घर में रखेगा। खैर, इस तरह वो अपने घर लाहौर पहुंच जाते हैं। हाजी को देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। बारबीना दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उनके मेहमान उसे मारने पीटने लगे, क्योंकि आजकल उनके यहाँ बुर्का पहनकर शादी वाले घरों में औरतें चोरी करने लगी हैं और उन्होंने भी उसे चोर समझ लिया। सही वक्त पर आकर हाजी ने उसे बचा लिया। उसने बारबीना के बारे में अपने परिवार को बताया कि मैं जिस मस्जिद में रहता था वहीं आसपास ये अपने भाइयों के साथ रहती थी। बेचारी विधवा है, शहर में काम आसानी से नहीं मिलता, जरूरतमंद है और हम लोग के यहाँ कोई काम वाली टिकती नहीं, इसलिए उसके भाई ने उसे मेरे साथ भेज दिया। हमारे यहाँ काम करेगी, उसकी तनख्वाह हम देते रहेंगे। सब बारबीना से सवाल पर सवाल करने लगे कि आखिर उसका नाम बारबीना क्यों है, उसके परिवार में कौन है और बहुत कुछ। लेकिन बारबीना को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। वो जवाब भी देती है तो अपनी भाषा में। और अब हाजी और बारबीना का रिश्ता उनके घर में कोई भी नहीं जानता। हाजी ने तो अपने परिवार वालों को झूठ बोल दिया, लेकिन बाहर मोहल्ले के लोग आपस में बात करने लगे कि आखिर एक इतना बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की को लेकर आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी जवान लड़की किसी के घर कैसे भेज सकता है? उनके घर में शादी वाला माहौल था, इसलिए हाजी की बहनें, उनके पति सब उसी घर में थे। और फिर बारबीना खाना खाकर सबकी प्लेटें मांजने लगी। वो किसी के बिना कहे काम करने लग जाती और काम करके नीचे जमीन पर बैठ जाती। वहीं हाजी के भाई ने भी उसे बताया कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ से लाई गई है और कितने में लाई गई है। लेकिन हाजी को इन सब की कोई परवाह नहीं है। वहीं हाजी की बहनें बारबीना से पूछने लगी कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, लेकिन उसकी एक बहन ने उसे चुप कराया कि 3 साल पहले उसका शौहर गुजर चुका है, इसके बारे में ना पूछें। लेकिन यहाँ दिक्कत तो ये थी कि बारबीना को ये भी नहीं पता कि हाजी ने अपना और बारबीना का रिश्ता घर वालों के सामने क्या बताया है। उसे तो लगता है कि वो सब उसे हाजी की बीवी समझते हैं और ये है शमीम। इसे सब लोग हाजी की गर्लफ्रेंड बुलाते हैं। वो इसलिए कि शमीम अपने घर में अकेली रहती है। वो एक टीचर है और बच्चों को पढ़ाती है, और सबसे अहम बात कि वो हाजी को पसंद करती है और वो उस पर अपना हक भी जताती है। पर हमेशा वो उससे नाराज रहती है, क्योंकि वो सालों पहले उससे कितनी बार शादी के लिए कह चुकी है,
लेकिन हाजी ने कभी भी शादी नहीं की। घर में बारबीना के बारे में कुछ और भी बातें चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें तो लगता है कि इस लड़की का मकसद यहाँ पर काम करना नहीं, कुछ और ही है। वहीं कुछ का कहना है कि कोई बात नहीं, तो दो औरतों का काम अकेली कर लेती है। यदि यहाँ रहेगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। किसी के लिए वो अच्छी है तो किसी के लिए बुरी। बारबीना को सोने के लिए एक अलग कमरा दिया गया, जहाँ पर वो जमीन पर ही सो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हाजी अपनी दो भतीजों के साथ बैठा हुआ था। तभी आयशा बारबीना से उसकी शादी के बारे में पूछती है। वो जो कुछ भी बोल रही थी वो उसे गूगल में ट्रांसलेट कर रहे थे। बारबीना ने बताया कि उसकी लव मैरिज थी। उसका नाम जफर था, जो उससे बेहद प्यार करता था। वो जब भी लड़ा मेरे लिए लड़ा, मुझ पर बुरी नजर डालने वालों से लड़ा, मुझे अपना बनाने के लिए लड़ा। वो सबसे लड़ा, मेरे बाप से, अपने बाप से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गांव वालों से। मेरी कीमत देने के लिए उसने अपनी घोड़ी बेच दी, वो घोड़ी जो उसकी शान थी। मेरा घर बनाने के लिए उसने अपनी जमीन तक बेच दी। उसने जो कुछ भी जफर के बारे में बताया, इसे पता चलता है कि वो उसे बेहद प्यार करता था। और अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महफूज रखने के लिए उसने हाजी से शादी कर ली। अगली सुबह वो हाजी के लिए चाय लेकर गई और धीरे धीरे वो उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। बारबीना जब किचन में गई तो हाजी के भाई की पत्नी ज़ारा ने उसके साथ आज अजीब तरह से बिहेवियर करने लगी कि तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ। और बारबीना बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी ज़ारा का बेटा आवाज लगाने लगा कि जो बारबीना को डिश बनानी आती है, क्या उसने बनाई? आज मैं वही खाऊंगा। लेकिन ज़ारा ने तो बारबीना को किचन से बाहर निकाल दिया था और उसकी जिद पर बारबीना को वापस किचन में जाना ही पड़ता है। और जब उसने अपने हाथों से अपनी अफगानी डिश बनाई तो सब लोगों ने उसके खाने की बहुत तारीफ की और धीरे धीरे सबको बारबीना का बनाया हुआ खाना पसंद आने लगा। ज़ारा ने बारबीना को पाकिस्तानी डिश बनानी सिखाई और वहीं बारबीना ने भी अपनी सीखी हुई डिश उसे सिखाई। वो काबली पुलाव बेहद टेस्टी बनाती है, जिस तरह का उसका भाई बनाता है। लेकिन कुछ देर के बाद हाजी की बड़ी बहन ने बारबीना को अपने पास बैठाया और उसे समझाया कि हमारे खानदान की और मेरे भाई की समाज में बहुत इज्जत है। हमारा भाई बहुत नेक दिल है, तुम यहाँ से चली जाओ, हम सब के लिए यही अच्छा होगा। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो हम सब मिलकर तुम्हें और पैसे दे देंगे। जितनी जल्दी हो सकती है तुम चली जाओ, नहीं तो हम यही सोचेंगे कि तुम एक जासूस हो। बारबीना अब थोड़ी बहुत बातें उनकी समझने लगी थी। बारबीना कसमें खाने लगी कि मैं जासूस नहीं हूँ। और अगले ही दिन हाजी पेशावर जाने के लिए तैयारी करने लगा। तब बारबीना ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहीं सबको यही उम्मीद है कि यदि उस लड़की में जरा सी भी शर्म होगी तो वो एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। हम सब ने उसकी बहुत बेइज्जती की है। अपने परिवार वालों की ये सब बातें सुनकर हाजी उनके पास आता है और कहा कि तुम लोग उस लड़की से तंग आ चुके हो ना, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उसने उनसे कहा कि वो एक जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है, लेकिन एक जानवर की तरह वो कुर्बान हो रही है। उसे जीने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि सिर छुपाने के लिए एक छत चाहिए। मैंने उसके भाई के पैर लगवाने के लिए पैसे दिए हैं और वो उन पैसों का कर्ज अदा कर रही है, क्योंकि वो एक खुददार लड़की है। मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे बतानी पड़ी। और ना ही मैं इसे खरीद कर लाया हूँ कि आगे जाकर किसी को मैं बेच दूँ। और अब मैं उसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर हाजी बारबीना को लेकर घर से जाने लगा, लेकिन उसका परिवार उसे इस तरह नाराज होकर हमेशा के लिए जाने नहीं देगा और वो सभी उसे रोकने लगे। लेकिन तभी उनके घर पुलिस आ जाती है और ये इंस्पेक्टर नया ESI बना है और आजकल बस इस तरह के मौके ढूंढता है ताकि वो अपनी वर्दी का रौब झाड़ सके। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके घर एक लड़की आई है और वो एक रिफ्यूजी है, आपको मेरे साथ थाने जाना होगा। हाजी ने उससे कहा कि उसके पास कानूनी कागज हैं और वो पाकिस्तान में कहीं भी आ जा सकती है। उसने बारबीना से भी पूछताछ की और घर वाले भी इंस्पेक्टर को समझाने में लग गए, लेकिन वो तो हाजी के साथ उसके भाई और बहनोइयों को भी
जेल में डालने की धमकी देने लगा। तभी हाजी ने अपने जान पहचान के एक अफसर को कॉल किया और फिर इंस्पेक्टर को एक कॉल आया और उसे कहा गया कि तुम अभी के अभी उनके घर से बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर ने हाजी से उनके घर पर आने की माफी मांगी और वहां से चला गया और किसी भी तरह घर वाले हाजी को आयशा की शादी तक रुकने के लिए मना लेते हैं। घर वालों ने और पुलिस ने जो कुछ भी बारबीना के साथ किया, हाजी इसके लिए बारबीना से माफी मांगता है और कहा कि यहाँ किसी पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे कोई नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा। शमीम जब बारबीना को हाजी के कमरे में देखती है तो वो फिर से उस पर गुस्सा होने लग जाती है और उसे ताने मारती है कि इसके यहाँ रहने से तेरी भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और उम्र बढ़ जाए तो आंखें सेकने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो पड़ती है। शायद इन्हीं सब बातों की वजह से हाजी ने आज तक शमीम से शादी नहीं की। खैर, दिन बीतने लगे। बारबीना हाजी के साथ धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगी। वो घर के कामों में हाथ बटाती, खाली टाइम पर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती। उस फैमिली के साथ उसका एक इमोशनल बॉन्ड बनने लगा था। उनके रंग ढंग में वो ढलने लगी थी। बारबीना को इस तरह देखकर हाजी की बड़ी बहन ने हाजी से कहा कि ये तो लगते ही नहीं कि दूसरे मुल्क से आई है, अब तो पूरी पंजाबन बन चुकी है और बोलना भी सीख गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने आपकी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये तो सगी बेटियों से भी ज्यादा आपका ख्याल रखती है। उसके सारे घर वाले यही समझते हैं कि बारबीना हाजी की एक बेटी की तरह खिदमत करती है, लेकिन ये सब सुनकर बारबीना और हाजी को बहुत अजीब लगता है। बारबीना भी घर वालों से कुछ नहीं कहती क्योंकि हाजी ने उसे कह दिया है कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर एक दिन आयशा ने हाजी से पूछा कि मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है, मैं बारबीना को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और बारबीना से वहाँ जाने की इजाजत हाजी से ही मांगी और हाजी ने उसे वहाँ जाने दिया। लेकिन अगले ही दिन आयशा की मैडम उनके घर आई और वो अपने भाई के लिए बारबीना का रिश्ता मांगने आई थी। इस बात से हाजी बहुत हैरान था और घर वाले बारबीना को शादी के लिए मनाने लगे थे कि तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। लेकिन बारबीना ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और अगले ही दिन बारबीना को पता चलता है कि उसका भाई गुलरेज का इलाज हो चुका है और वो पूरी तरह चलने लगा है। जब उसने अपने भाई को पैरों पर खड़ा हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुई, जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। और फिर आयशा की शादी की डेट भी पक्की हो गई। हाजी ने बारबीना के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाकर दिए ताकि वो हर फंक्शन में अलग अलग कपड़े पहन सके। बारबीना ने शादी के फंक्शन में बहुत एंजॉय किया और फिर आयशा की शादी हो जाती है। आयशा के चले जाने के बाद घर बिल्कुल सूना पड़ चुका था। उसके जाने के बाद हाजी काफी दुखी था। तभी बारबीना उसके कमरे में जाती है। आज दोनों ने अपने सुख दुख साझे किए। बारबीना भी अपने माँ बाप को याद करके रोने लगी, लेकिन तभी शमीम वहाँ आ जाती है। उसने बारबीना को पकड़कर उसका हाथ खींचा और कहा कि बता कि ये तेरा क्या लगता है, क्यों इसके कांधे पर सिर रखकर रो रही थी। हाजी ने उसे समझाया कि ये बस अपने पिता को याद करके रो रही थी, लेकिन शमीम को उन पर शक हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन हाजी की छोटी बहन नाजिया का पति शबाब वो उससे दूसरी शादी करने की बात करता है, क्योंकि नाजिया की शादी के बहुत साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। और वो कहने लगा कि क्यों ना मैं बारबीना से शादी कर लूं। वो तो इतनी सीधी चुपचाप है कि शादी के बाद जब बच्चा हो जाएगा तो हम उसे तलाक दे देंगे और बच्चा अपने पास रख लेंगे। लेकिन इस बात से नाजिया का दिल बहुत दुखा। उसने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था और वो बारबीना के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगी। सारा गुस्सा उसने उस पर ही निकाला कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। हाजी भाई भी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो बस तुमसे ये कह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि बारबीना से कहना कि वो यहाँ से चली जाए। ये बात सुनकर बारबीना को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन अगली ही सुबह बारबीना ने हाजी से पूछ ही लिया। तब हाजी ने बताया कि उसने तुमसे झूठ बोला है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। यदि तुम अपनी मर्जी से जाना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो,
तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, और यदि नहीं जाना चाहती तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ खड़ी रहो। और कुछ दिन के बाद हाजी को खबर मिली कि बारबीना का भाई अब्दुल्ला थाने पर है। हाजी उसे लेने के लिए थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि आदमी कह रहा था कि आपका साला है। चलो कोई बात नहीं, लोग अक्सर डर की वजह से ऐसा बोल देते हैं। और हाजी अब्दुल्ला को लेकर घर पहुंच गया। अपने भाई को देखकर बारबीना बहुत खुश हुई, उससे ढेर सारी बातें की। वहीं दूसरी तरफ हाजी का भाई उसे समझाने लगा कि अब तो उसका भाई भी यहाँ आ गया है, क्यों ना बारबीना को उसके साथ आप उसे भेज दें। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इतने सालों में हमारे घर कभी पुलिस भी नहीं आई, और ये भी हो गया। सभी घर वालों का भी यही फैसला था। ये बात सुनकर हाजी गुस्से में आ जाता है। बारबीना सब कुछ समझ चुकी थी। वो हाजी से कहने लगी कि मैं अपनी मर्जी से मैं अपने भाई के साथ जाना चाहती हूँ। और अब्दुल्ला बारबीना को लेकर वहाँ से जाने लगा। और तभी मिठाई लेकर शमीम वहाँ पर आ जाती है। उसके साथ नाचने गाने वाले भी आए थे। शमीम ने कहा कि पक्की गवाही और पक्का सबूत है मेरे पास। इस लड़की के भाई ने खुद थाने में बता कर आया है कि मेरी बहन की शादी हाजी साहब से हुई है। और वो हाजी को झूठा मक्कार कहने लगी। दरअसल अब्दुल्ला को नहीं पता था कि उन दोनों ने अपना रिश्ता अपने परिवार वालों के साथ छुपा कर रखा है। और उसने थाने में इंस्पेक्टर के सामने सब कुछ बता दिया। और अब इंस्पेक्टर ने हाजी के घर में कैमरा लगाकर रखा था। वो वीडियो में सब कुछ देख रहा था। घर वाले भी सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक बारबीना को हाजी की बेटी की नजर से देखते थे। शमीम ने हाजी की बेइज्जती करने पर कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये सच्चाई जानकर उसे कहीं न कहीं दुख भी है। खैर, सबके चले जाने के बाद उन्हें पता चला कि हाजी की शादी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। शहर ही क्या, इंस्पेक्टर ने उसका ये वीडियो फेसबुक पर भी फैला दिया था। इस वजह से उनके घर वालों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। वो जहाँ भी जाते उनसे सवाल पर सवाल किए जाते। और हाजी ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन वो बारबीना को लेकर अपनी माँ की कब्र में जाता है, जहाँ पर शमीम पहले से बैठी हुई थी। शमीम उससे माफी मांगने लगी कि तेरे साथ जो भी हो रहा है मैं ये करना नहीं चाहती थी। मैंने अपना गुस्सा तुझ पर निकाल लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने मैं तेरी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी। लेकिन हाजी अब शमीम को कभी माफ नहीं करेगा। घर वाले बारबीना और हाजी को कमरे में ना पाकर चिंता में आ गए थे। वहीं आयशा अपने पति के साथ हाजी के पास पहुंचती है। वो उसे समझाकर अपने घर वापस लेकर जाती है। हाजी ने अपने घर वालों से बात की कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं उस वक्त मजबूर था। मैं इस लड़की को अपने लिए नहीं लाया। उसने वहाँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। आयशा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, हमें दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है। हम कल ही बारबीना और अब्बा हाजी के लिए एक फंक्शन रखेंगे। और इस फंक्शन में उन लोगों ने शमीम को भी बुलाया, लेकिन परिवार वाले जैसा समझ रहे थे हाजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे जो कुछ भी हो रहा है बड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए उन लोगों ने अगले ही दिन एक बहाना बनाया कि बारबीना के भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है और हमें अभी निकलना होगा। और वो दोनों लाहौर से पेशावर चले जाते हैं। वहां जाकर उन लोगों ने उसी मस्जिद में रुकने का फैसला किया। अगली सुबह हाजी बारबीना के बिना ही मस्जिद चला गया, लेकिन जब घर लौटा तो बारबीना वहां नहीं थी। उसने उसे बहुत ढूंढा और कुछ देर बाद बारबीना रोते हुए एक जगह पर मिली। उसने बताया कि मस्जिद के एक आदमी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की और मैं अपने आप को बचाकर वहां से भागी। और अब हाजी ने एक होटल में रहने का फैसला किया। जब वो वहां गए तो वो हाजी को एक जवान लड़की के साथ देखकर उसे गलत समझने लगे कि कहीं वो इस लड़की को खरीद कर लाया है। उसकी नेक दिली को लोग शक की नजर से देख रहे हैं और इसलिए वो इस जगह पर भी नहीं रह सकते थे। वो वहां से एक मकान मालिक के पास पहुंचते हैं। घर काफी अच्छा था, लेकिन पहले से उस घर में पति पत्नी रहते हैं जिनका नाम नायाब और शाइबा है, और उन्हें भी वहां पर एक कमरा मिल जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। बारबीना ने उसी कमरे को अपना घर समझ लिया था और हाजी ने भी अपने दोस्त की मदद से
कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा और उसने अपनी पहली तनख्वाह बारबीना के हाथ में दी। वहीं शाइबा अक्सर बारबीना से बातें किया करती। वो उसे अपने पास भी बुलाती है कि कभी आना, बैठकर बातें करेंगे। लेकिन बारबीना हाजी साहब से बिना पूछे वो कहीं पर भी नहीं जाती। शाइबा सोशल मीडिया पर है। वो अक्सर वीडियो अपलोड करती रहती है और उसके पति नायाब से उसके बहुत झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि बात कितनी बार तलाक तक भी पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ हम लाहौर में हाजी के भाई को देखते हैं। उसकी दुकान में काम मांगते हुए एक आदमी आता है जिसका नाम जफर था और ये कोई और नहीं बारबीना का पहला पति है और बारबीना के मुताबिक ये मर चुका है। खैर, वो हाजी के भाई की दुकान में काम मांगता है। उसने बताया कि मुझे हाजी साहब पहचानते हैं। दरअसल वो बारबीना को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है और उसे ये भी पता है कि बारबीना की शादी हाजी मुश्ताक से हो चुकी है। उसने बातों ही बातों में हाजी के भाई से कहा कि मेरी हाजी साहब से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं। लेकिन उसके भाई के पास हाजी का ना कोई पता था और ना ही उसका नया नंबर। लेकिन वो अक्सर उसके दोस्तों से हाजी के बारे में पूछता रहता है। तभी एक दिन उसके पास एक कॉल आती है और वो हाजी के दोस्त की कॉल थी, जहाँ पर हाजी कपड़ों की दुकान में काम करता है और उसने उसके भाई को उसका पता बता दिया कि वो एक लड़की के साथ यहाँ रहता है। उसके भाई ने तुरंत ही हाजी को उस नंबर पर कॉल किया। जब हाजी को इस बारे में पता चला कि मेरा नंबर मेरे ही दोस्त ने मेरी बिना इजाजत के किसी को दे दिया है, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो अपना पता किसी को बताना नहीं चाहता और अब उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी आयशा ने बारबीना से कहा कि क्यों ना तुम काबली पुलाव बनाने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें वो बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। दोनों ठेले पर काबली पुलाव बेचने लगे, लेकिन वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। और फिर आयशा ने बारबीना का वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया जिसमें उसने काबली पुलाव के बारे में बताया और अब बारबीना घर से ही काबली पुलाव बेचने लगी और ये काम उनका जोरों शोरों से चलने लगा। और जब बारबीना कहीं बाहर जाती तो लोग उसे पहचानने भी लगे थे कि आप तो वही लड़की हैं जो काबली पुलाव बेचती हैं। और इनका ये वीडियो उनके घर तक भी पहुंच जाता है। उसी एड्रेस की मदद से हाजी का बहनोई और उसका भाई उनके घर पहुंच जाते हैं और आज वो उसे अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन हाजी नहीं माना और वो दोनों वहां से जाने लगे। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और हाजी के भाई को वो जोरदार टक्कर मारती है, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हाजी और बारबीना उसके भाई की बॉडी को लेकर लाहौर पहुंचते हैं और लोगों के बीच बारबीना ने जफर को भी देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर में एक तरफ मातम का माहौल था तो दूसरी तरफ बारबीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों को बार बार मल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान कौन है। और अब तो जफर उनके घर में भी काम करने लगा था। उनकी पूरी फैमिली उस पर बहुत यकीन करती थी। एक दिन बारबीना जफर के पास गई, तब उसे यकीन हो गया कि ये जफर ही है। मौका मिलने पर जफर ने उसे सब कुछ बताया कि लड़ाई के चलते मुझे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और जब मैं वहां से छूटा तो तुम्हारा पूरा परिवार पाकिस्तान पहुंच चुका था। मैंने यहाँ आने की कितनी कोशिश की, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं बड़ी ही मुश्किल में यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन बारबीना अब तो उसे नजर भी नहीं मिलाती। वो उसके लिए आया तो है, लेकिन बारबीना भी हाजी के लिए पूरी ईमानदार है। उसने जफर से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जफर उनका ड्राइवर भी बन चुका है, वो सारे काम करता है और अब जफर के बिना उनका गुजारा मुश्किल लगता है। हाजी के कामों के लिए भी वो उनकी गाड़ी चलाकर लेकर जाता है। और एक दिन ऐसा भी आया जब हाजी को भी इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसे बारबीना और जफर की सच्चाई पता चल गई। उसने बारबीना से कहा कि आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? यदि मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। यदि मैं चाहूँ तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बता सकता हूँ और पुलिस के हवाले करा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा
इसलिए बेहतर यही है कि तुम चली जाओ, कि तुम उस आदमी के साथ चली जाओ। पारबीना ने उसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पहला पति जिंदा है और मैं अब आपको धोखा देकर यहाँ से नहीं जा सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, मेरे साथ किस्मत ने खेल खेला है, लेकिन मैं अब यहीं रहूंगी। लेकिन हाजी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो उसे अब जासूस समझने लगा है। पारबीना हाजी के पैर पकड़कर रोने लगी कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन हाजी अब मानने वाला नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह पारबीना अपने कमरे में नहीं थी और हाजी ने तुरंत ही जफर को बुलाया और उससे पूछा कि तू सच सच बता कि आखिर वो कहाँ गई या फिर तूने उसे छुपाया है। जफर ने उससे कहा कि यहाँ का जुल्म जाती सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई। हाँ, मैं उसका पति था, लेकिन अब तो वो मुझे देखती भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहती थी। मैं तो इसके लिए सालों पहले मर चुका हूँ और जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो उसका सुकून छीनने मैं आ गया। ये सब मेरी गलती है। उसने मुझसे कहा भी था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैंने इस घर का नमक खाया है। आपके भाई ने मुझे यहाँ पनाह दी है। आखिर मैं उनका कामकाज छोड़कर कैसे चला जाता। और अब हाजी को सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने ये सब अपने परिवार वालों को भी बताया और फिर से जफर हाजी के साथ दुकान पर काम करने लगा। वो हर पल उसके साथ रहता और हाजी उसे परखने लगा। अच्छी तरह परखने के बाद उसे आखिरकार जफर पर यकीन हो ही गया। वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन को ससुराल छोड़ने गया, क्योंकि वो अपने पति से लड़ झगड़ कर यहाँ आ गई थी। और वहाँ से वो जफर के पास दुकान पर पहुँचा। उससे कहा कि अब मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम मेरे परिवार वालों को और इस कारोबार को अच्छी तरह संभाल सकते हो। अब से मैं ये सब तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाजी दुकान की चाबी जफर को पकड़ाकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और वो पेशावर में उसी मस्जिद में पहुँचता है जहाँ वो रहा करता था। तभी एक आदमी काबली पुलाव की प्लेट उसे दे जाता है। जब हाजी ने वो काबली पुलाव टेस्ट किया तो उसका स्वाद कुछ जाना पहचाना था। उसने तुरंत ही उस आदमी से पूछा कि काबली पुलाव कहाँ से लेकर आए हो। उस आदमी ने बताया कि मस्जिद के पीछे एक खातून ठेला लगाती है, उसी के ठेले से लेकर आया हूँ। और जब हाजी वहाँ पहुँचा तो वो कोई और नहीं बारबीना थी। वो चुपचाप वहाँ जाकर बारबीना की मदद करने लगा और बारबीना हाजी को अपने सामने देखकर हैरान भी थी और खुश भी। और अब दोनों का साथ हमेशा हमेशा के लिए हो गया था। अक्सर समाज का डर और बातें इंसान की खुशियाँ छीन लेती हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई और इज्जत के साथ जिएं तो समाज धीरे धीरे खुद बदलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर समाज से जुड़ी कहानियाँ लाती रहूं। और हाँ, हमारे चैनल में ऐसा कुछ गलत नहीं दिखाया जाएगा जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देख सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।